गुड इवनिंग बच्चों। आज का हमारा टॉपिक है रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक होता है जो लगभग हर एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो उसी टॉपिक को आज समझने की कोशिश करते हैं, रिलेटिव प्रोनाउन। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि रिलेटिव प्रोनाउन होता क्या है। तो रिलेटिव प्रोनाउन वो प्रोनाउन होता है जो दो क्लॉजेस को जोड़ता है। याद रखिए, रिलेटिव प्रोनाउन के जो वर्ड होते हैं ना, वो सभी के सभी ऑलमोस्ट दैट को छोड़ दे अगर, तो वो लगभग सभी, जैसे हु, विच, दैट, हुम, हुज, व्हाट, ये सभी रिलेटिव प्रोनाउन होते हैं और ये सभी इंटरोगेटिव प्रोनाउन भी होते हैं। तो ये टॉपिक मैं आपको बता रहा हूँ अभी, रिलेटिव प्रोनाउन जो आपका क्वेश्चंस वर्ड वाला यानी कि इंटरोगेटिव प्रोनाउन है, उसमें अलग से बताया है। ये वही वर्ड है जो रिलेटिव प्रोनाउन का भी काम करते हैं। ठीक है, तो रिलेटिव प्रोनाउन क्या हुआ, हमने इतना समझ लिया। रिलेटिव प्रोनाउन वो प्रोनाउन होते हैं जो दो किसी सेंटेंसेस को यानी दो क्लॉजेस को जोड़ने का काम करते हैं। ठीक है, रिलेटिव प्रोनाउन। अब एक एक करके हम रिलेटिव प्रोनाउन को समझ लेते हैं कि ये रिलेटिव प्रोनाउन होते क्या है। तो इतना भी हमने सीखा कि रिलेटिव प्रोनाउन वो होते हैं जो दो सेंटेंसेस को, दो क्लॉजेस को जोड़ने का काम करते हैं। ठीक है बच्चों, अब एक एक करके देखना शुरू करें। मैं यहाँ पर लिख देता हूं कि रिलेटिव प्रोनाउन होते कौन से हैं, जैसे हु, विच, दैट, हुज, हुम, व्हाट, ये सभी आपके रिलेटिव प्रोनाउन है। तो एक एक करके यूज हमें करना है। तो याद रखिए, केवल ये जो दैट दिख रहा है ना आपको, ये इस दैट को अगर छोड़ दें तो बाकी के सभी की सभी इंटरोगेटिव प्रोनाउन भी होते हैं। ठीक है, तो इसको आज हम वही सीखने जा रहे हैं। तो ये वाले चैप्टर में हम रिलेटिव प्रोनाउन को सीख रहे हैं। याद रखिए इस चीज़ को, आप लोग भी शांति से बैठेंगे, कोई भी आवाज़ नहीं करेगा भाई। ठीक है ना, ऑनलाइन क्लास चल रही है। हु के दो मतलब होते हैं। देखिए, कुछ बच्चों को समझ में शायद ना आए कि हु तो मतलब कौन, ये हमने बचपन से पढ़ा है। तो हु का मतलब एक कौन होता है, और जब हु का मतलब कौन होता है तो वो इंटरोगेटिव प्रोनाउन का काम करता है। और हु का मतलब जब जो या जिसने से मतलब होता है, जो या जिसने से मतलब होता है, तो वो रिलेटिव प्रोनाउन का काम करता है। ठीक है, तो रिलेटिव प्रोनाउन का काम कर रहा है सेंटेंस में, यार इंटरोगेटिव प्रोनाउन का काम कर रहा है हु, तो हमें कैसे पता चलेगा? तो सीधा सीधा बात है, जो जब हु इंटरोगेटिव प्रोनाउन के रूप में काम करेगा तो सेंटेंस के लास्ट में क्वेश्चन मार्क दिया होगा, जो इसमें नहीं दिया होगा। ठीक है, हु रिलेटिव प्रोनाउन जो होता है, अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। हु रिलेटिव प्रोनाउन जब काम करता है तो हु का यूज हम करते हैं सब्जेक्टिव केस के रूप में। याद रखिए, हु रिलेटिव प्रोनाउन में सब्जेक्ट का काम करता है। ठीक है, वर्ब की एक सब्जेक्ट के रूप में काम करता है। इसको मैं आपको बहुत डिटेल्स में बताऊंगा। ठीक है, तो इसको बिल्कुल शुरुआत है, ध्यान से देखते चलिए। हु रिलेटिव प्रोनाउन में यूज होता है, और ये होता किसके लिए? ये हमेशा यूज होता है ह्यूमन बीइंग के लिए, ह्यूमन बीइंग यानी कि मनुष्य के लिए, और पेट एनिमल के लिए। याद रखिए, हु का यूज ह्यूमन बीइंग के साथ साथ पेट एनिमल समझते हैं ना शर्मा जी? पेट एनिमल मतलब पालतू पशु है ना, घर में जो होते हैं, जैसे कुत्ता, बिल्ली, गाय वगैरह। ठीक है, पेट एनिमल के लिए भी हम हु का यूज करते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल से समझाता हूँ मैं आपको। जैसे मैंने आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल लिखा, जैसे आई हैव अ स्टूडेंट, I have a student who has been ill for 2 days. I have a student who has been ill for 2 days. मेरा एक स्टूडेंट है जो 2 दिन से बीमार है। अब ये हो गया रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेट किसको कर रहा है? एक इस क्लॉज को, एक इस वाली सेंटेंस को, क्लॉज इस वाली, दो सेंटेंस को ये कनेक्ट कर रहा है, जोड़ रहा है। ठीक है, एक बात। दूसरी बात, हु के बाद में जो वर्ब आती है ना, वो अपने एंटीसीडेंट के अकॉर्डिंग आती है। अब ये कुछ बच्चों ने मुझसे स्टार्टिंग में भी पूछा था, सर ये एंटीसीडेंट वर्ड समझ में नहीं आता, तो मैं बता दूं आपको, रिलेटिव प्रोनाउन के पहले जो नाउन या प्रोनाउन होता है वही एंटीसीडेंट होता है, और उसी के अकॉर्डिंग वर्ब लगती है।
ठीक है। जैसे अ स्टूडेंट सिंगुलर है तो ये हैज़ हो गया। अगर यहाँ होता आई हैव सम स्टूडेंट्स प्लूरल हो जाता तो इधर हैव हो जाती है, ठीक है। ये इसको आप, ये नाउन है, इसी नाउन या प्रोनाउन, यहाँ पर प्रोनाउन भी आ सकता है, ये नाउन या प्रोनाउन यहाँ पर जो भी होंगे वो एंटीसीडेंट कहलाते हैं और उसी एंटीसीडेंट के अकॉर्डिंग यहाँ पर वर्ब का यूज़ करते हैं। अगर ये सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब, प्लूरल है तो प्लूरल वर्ब। आगे देखते चलेंगे, इसमें तमाम कहानियाँ हैं अभी, ठीक है। ये बेसिक सी चीज़ें चल रही हैं, ये वो चल रहा है जो आपके एग्ज़ाम में नहीं आता है ना। ये तो बेसिक चीज़ है, ये एग्ज़ाम में इतने सरल से क्वेश्चन नहीं आते भाई। अब ये आगे बढ़ते चलेंगे, अपन धीरे धीरे देखते चलेंगे। ये परफेक्ट कंटिन्यूस नहीं है, ध्यान से देखो। परफेक्ट कंटिन्यूस होता तो वर्ब नहीं लगी होती यहाँ पे, आईएनजी वाली वर्ब है वही, बस परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूस दोनों के साथ हैज़ बीन और हैज़ बीन, हैव बीन, हैड बीन, विल हैव बीन, शैल हैव बीन, ये परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूस दोनों में यूज़ हो जाती है, ध्यान रखना है ना। वर्ब नहीं है उसमें, सिंपल सेंटेंस है। परफेक्ट कंटिन्यूस में ज़रूरी नहीं होता कि वर्ब भी हो, है ना, टाइम ज़रूर होना चाहिए, बस ये ध्यान रखना। वो टेंसेस वाला चैप्टर देख लेना आप डिटेल्स में, मैं उस चैप्टर में नहीं जाऊँगा वरना नई कहानी स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। ये आपका हु का यूज़ है। एक पेट एनिमल का और देख लो, जैसे ही हैज़ बॉट अ बुलडॉग, ही हैज़ बॉट अ बुलडॉग हु हैज़ ब्राउन फर, हु हैज़ अ बुलडॉग, बुलडॉग, अब ये बुलडॉग है, ये पेट एनिमल ही होगा भाई, है ना। स्ट्रे डॉग में तो आएगा नहीं, पेट एनिमल होगा, तो यहाँ पर हम हु का यूज़ कर सकते हैं। हालांकि यहाँ में विच और दैट भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं ये बता रहा हूँ कि यहाँ पर हम हु का भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। ये होगा बेसिक नियम हो गया, बेसिक फॉर्मेट हो गए आपके। अब आ जाओ विच का, सेकंड वाला। विच का भी यही मतलब होता है हिंदी मतलब जो और जिसने। इसका यूज़ करते हैं हम नॉन लिविंग थिंग्स, नॉन लिविंग थिंग यानी कि निर्जीव वस्तु, नॉन लिविंग थिंग्स एंड एनिमल्स के लिए। ये एनिमल्स है, याद रखिए, ये पेट एनिमल है, ये एनिमल्स है, ठीक है ना। इसके लिए विच का यूज़ करते हैं हम नॉन लिविंग थिंग्स। नॉन लिविंग थिंग्स समझते हैं ना शर्मा जी, जिसकी जान नहीं होती, जिसकी जान नहीं होती मतलब जिसमें जान नहीं होती, जान तो सबकी होती है, ठीक है। नॉन लिविंग थिंग मतलब जैसे ये टेबल है ना, ये आपका ड्रैग है, ये आपका बोर्ड है, ये आपका मार्कर है, ठीक है। इस तरह से ये नॉन लिविंग थिंग्स में आएंगे। और एनिमल्स जो अपने स्ट्रे डॉग सभी, जैसे मैंने एग्जांपल लिखा, रवि हैज़ अ मोबाइल which is working properly. Ravi has a mobile which is working properly. जी, ये रिलेटिव प्रोनाउन हुआ, इसका एंटीसीडेंट ये हुआ, ठीक है। और मोबाइल का यूज़ किसके लिए कर रहे हैं? मोबाइल क्या है? निर्जीव वस्तु है, नॉन लिविंग थिंग्स है, नॉन लिविंग थिंग के लिए आपका विच का यूज़ किया गया, ठीक है। और वापस आइए, एंटीसीडेंट क्या है इसका? मोबाइल, नॉन लिविंग थिंग है, सिंगुलर है, सिंगुलर के अकॉर्डिंग वर्ब का यूज़ हुआ इज। मोबाइल्स होता तो ये आर हो जाता, ठीक है। ये हो गया आपका हु और विच। नोट करते चले भाई फटाफट फटाफट, सिंपल सिंपल से है ये। अब दैट का यूज़ देख लो। एक्चुअल में जो मैं बताना चाह रहा हूँ वही चीज़ें नहीं है, अभी आने वाली चीज़ें। ये तो मैं एक तरह से वैसे ही फॉर्मेलिटी कर रहा हूँ, रिवाइज कर रहा हूँ। हु का मतलब इनका है, विच का मतलब यहाँ पर है ना। तो आप फटाफट नोट कर ले। और दैट का यूज़ देख लो बस। दैट का यूज़ कोई एग्जांपल नहीं दे रहा हूँ, यही वाले एग्जांपल है। जहाँ हु लिखा है यहाँ पे हम दैट यूज़ कर सकते हैं, और ये विच लिखा है यहाँ पर हम दैट का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। यानी कि हु और विच की मास्टर की तरह काम करता है दैट। जिस जगह पर आप हु और विच का यूज़ कर रहे हैं उसी जगह पर दैट का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। ये तो हो गई बेसिक चीज़ है, फटाफट नोट कर लो इसको अच्छे बच्चों की तरह, शाबाश। जल्दी कर लो फटाफट। ऊपर वाला मिटा देता हूँ मैं इतना, ठीक है ना। अब देखो, मैंने बताया कि हु और विच का यूज़ हम हु और विच की जगह पर हम दैट का यूज़ कर सकते हैं, लेकिन बच्चों दैट की जगह पर हम हु और विच का यूज़ नहीं कर सकते, है ना। यही चीज़ सीखना है हमें,
हु और विच की जगह पर हम दैट का यूज़ कर सकते हैं, लेकिन दैट की जगह पर हम विच और उसका दैट का हु का यूज़ नहीं कर सकते। अब आती है बात यहाँ पर सर कि हमें पता कैसे चलेगा कि हमें यहाँ हु यूज़ करना है या दैट। जैसे आपने कह दिया कि हु और विच की जगह पर दैट का भी यूज़ किया जा सकता है ना। हु और विच की जगह पर दैट का भी यूज़ किया जा सकता है, लेकिन दैट की जगह पर हु और विच का यूज़ नहीं किया जा सकता। तो प्रॉब्लम ये आती है कि सर हमें पता कैसे चलेगा कि हु करेक्ट है, विच करेक्ट है, दैट करेक्ट है। तो वो चीज़ देखिए आप, है ना। कुछ बेसिक सी चीज़ें होती हैं। अगर आपके सेंटेंस में ये वर्ड दिख जाए, कौन से, एनी, नन और कोई सा भी थिंग हो, 4 थिंग होते हैं ना, समथिंग, एनीथिंग, एवरीथिंग, नथिंग, कोई सा भी थिंग हो, थिंग, द लिटिल, द फ्यू, सुपरलेटिव डिग्री, द सेम, ऑल, ठीक है, एनी हो गया, एनी हो गया, ठीक है। अगर आपके सेंटेंस में ये वर्ड दिया है ना बच्चों, फ्यू होगी ना, फ्यू लिटिल, ठीक है, फ्यू लिटिल, सुपर, ये एस डी मतलब सुपरलेटिव डिग्री, द सेम, ठीक है। अगर ये वर्ड दिए होंगे तो आपको रिलेटिव प्रोनाउन के लिए हमेशा दैट का ही यूज़ करना है आपको। अगर आपके सेंटेंस में ये वाले वर्ड दिए हैं, इनमें से कोई सा भी वर्ड दिया हुआ है, तो रिलेटिव प्रोनाउन के लिए आपको दैट का ही यूज़ करना है ना। एग्जाम्पल से समझ लेते हैं अब इसको। जैसे मैंने लिखा कौन सा ले लें, देखिए, द किंग, महाराणा प्रताप, अरे यार, द किंग महाराणा प्रताप is among the few kings who did not blindly, अरे बढ़ती जा रहा है तो, who did not blindly follow the path of the leader of the kings, of the other kings। अब ये वाला क्वेश्चन है ना, चलो ठीक है, बढ़िया क्वेश्चन भी बन गया है। कुछ एग्जाम इसी तरह से आते हैं, वो सिंपल छोटे बड़े कैसे से आते भी नहीं है, इस तरह को समझ लें आप। द किंग महाराणा प्रताप इज अमंग द फ्यू किंग्स हु डिड नॉट ब्लाइंडली फॉलो द पाथ ऑफ द अदर किंग्स, ठीक है। अब इसको देखना है हमें, अब ये हु वर्ड है, अब इसको देख लो आप अच्छे से। अब यहाँ पर ये वर्ड किसके लिए यूज हो रहा है, हु। अब हु का एंटीसीडेंट क्या है, एंटीसीडेंट ये नाउन है, किंग्स, ठीक है। हु डिड नॉट, अब ये डिड नॉट आ गया, ये हु किसके लिए यूज हो रहा है कि ये हु का एंटीसीडेंट क्या है, किंग्स, ठीक है, ये है इसका। और किंग्स क्या होता है, ह्यूमन बीइंग, और ह्यूमन बीइंग के लिए हु आता है। बिल्कुल सही बताया सर आपने, ठीक। इसको ऐसा करो, होल्ड पे रखो, एकदम डायरेक्टली मैंने बड़ा एग्जांपल दे दिया, गलती होगी। एक छोटा सा एग्जांपल देखो, है ना, तो जल्दी समझ में आ जाएगा। इसको होल्ड पे रखो। अभी दूसरा एग्जांपल देख लो। जैसे मैंने लिखा आई टीच राहुल हु इज एन एडवोकेट। आई टीच राहुल हु इज एन एडवोकेट, इसको समझ लो। देखो ये हु किसके लिए यूज हुआ, राहुल के लिए। एंटीसीडेंट ये है इसका, राहुल के लिए यूज हुआ, ठीक है। और राहुल कौन है, ह्यूमन बीइंग है, तो ह्यूमन बीइंग के लिए हम हु का यूज करते हैं, तो ये हमारा बिल्कुल सही है। एंटीसीडेंट के अकॉर्डिंग ही वर्ब लगाते हैं हम, वो भी सही है, ठीक है। अब इस वाले पर आ जाओ।
हु का एंटीसीडेंट क्या है, किंग्स, ये हमारा हु सही हो गया। ठीक है, अब डिड नॉट एक ऐसी हेल्पिंग वर्ब होती है पास्ट की जो सिंगुलर और प्लूरल दोनों के साथ यूज हो जाती है, तो वो भी सही है हमारा। ठीक है, लेकिन बच्चों यहाँ पर एक प्रॉब्लम आ रही है ना, कि वो प्रॉब्लम क्या आ रही है कि मैंने बताया कि जब सेंटेंस में ये वर्ड दिए होंगे तो आपको, जैसे ये दिया हुआ है द फ्यू, द फ्यू, अब यहाँ पर ये हु नहीं आ सकता, अब यहाँ पर हमें दैट का ही यूज करना पड़ेगा, बस और कुछ नहीं है। ठीक है, जब ये वर्ड दिए हो सेंटेंस में तो हमें दैट का ही यूज करना है। ठीक है, एक और एग्जांपल देखो, जैसे माय पेरेंट्स provided me everything which I wanted, मेरे पेरेंट्स ने मुझे वो सब कुछ दिया जो मैं चाहता था। अब विच का एंटीसीडेंट, विच रिलेटिव प्रोनाउन, उसका एंटीसीडेंट एवरीथिंग, विच का यूज कहाँ करते हैं, नॉन लिविंग थिंग्स के लिए, नॉन लिविंग थिंग्स सही है, बिल्कुल सही है। इस वर्ब की तो सब्जेक्ट ये अलग दिया है, इस वर्ब की अलग दी हुई है, तो ये यहाँ पर क्या हो जाएगा, विच नहीं, क्योंकि एवरीथिंग आ गया ना तो दैट आ जाएगा। माई पेरेंट्स प्रोवाइडेड मी एवरीथिंग दैट आई वॉन्टेड। ठीक है बच्चों, आ गया समझ में। अब इसमें एक चीज़ और बता दूं मैं आपको, अब ये मैंने ऊपर बताया था कि सर इसके अकॉर्डिंग वर्ब आती है, अब इसके अकॉर्डिंग वर्ब तब आती है, इसके अकॉर्डिंग वर्ब कब आएगी, अगर यहाँ पर सब्जेक्ट ना दिया होगा तब इसके अकॉर्डिंग वर्ब आएगी। अभी इस वर्ब का सब्जेक्ट दिया हुआ है, सीधी सीधी बात है, एक सेंटेंस में एक सेंटेंस में जितनी वर्ब दी होंगी उतने उनके सब्जेक्ट होंगे, और अगर एक सेंटेंस में एक से ज़्यादा वर्ब हैं, 2 वर्ब हैं या 3 वर्ब हैं और सब्जेक्ट उनका एक ही है, तो ये अंडरस्टूड हो जाता है कि वो तीनों वर्ब का सब्जेक्ट एक ही है। ठीक है ना, ये ध्यान रखना, ये बहुत छोटी सी बात है ना, लेकिन काम की है कि अगर एक सेंटेंस में 2 वर्ब दी हुई है तो या तो उनके 2 सब्जेक्ट होंगे, या फिर सब्जेक्ट एक ही है अगर, तो उन दोनों वर्ब का सब्जेक्ट एक ही सब्जेक्ट जो होगा उसी को कंसिडर किया जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर ये वर्ब है तो इसका सब्जेक्ट ही हो गया, इस वर्ब का सब्जेक्ट ही ऑलरेडी है ही। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। और दैट केवल हु काम करता है सब्जेक्ट के रूप में, दैट सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट दोनों के रूप में काम करता है, ध्यान रखना है। यहाँ पर ये दैट ऑब्जेक्ट के रूप में काम कर रहा है। चलिए आगे बढ़े। हु इज दैट, ये हो गया। एक और है, अब आती है बात यहाँ पर एक छोटी सी कि सर अगर सेंटेंस में, जैसे मैं आपको देता हूँ, पूछ ले जिसको समझ में ना आए वो नोट जरूर कर लें, है ना, जिससे मैं क्लास के बाद आपको अच्छे से समझा पाऊंगा। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो वो क्लास के बाद मुझसे डिस्कस कर सकता है ना। मैं चाहूँगा बस ऐसे ही थोड़ा सा कोऑपरेट करें, बीच में कोई बोले ना, मैं पूरी कोशिश करूँगा आपको पूछने की ज़रूरत ही ना पड़े। फिर भी अगर किसी का कोई क्वेश्चन रह जाता है तो वो हम वहाँ से डिस्कस कर सकते हैं क्लास के बाद, और जो ऑनलाइन वाले बच्चे हैं वो मुझे कमेंट कर सकते हैं, सीधी बात है। जैसे मैंने लिखा अ मैन एंड his dog I saw yesterday have been abducted. A man and his dog dash I saw yesterday have been abducted. Abducted means kidnapped. अब यहां पर आप क्या रिलेटिव प्रोनाउन भरोगे वो मुझे बता दो जरा। आपके ऑप्शन है हु इज दैट, वो बता दिया मैंने आपको, विच बता दिया और दैट बता दिया। अगर आपको किसी को समझ में आ रहा हो तो बता दो। अब देखो समझ लो, नहीं आना तो छोड़िए। अगर आपके 2 नाउन कभी ऐसे आ जाएं कि अगर एक ह्यूमन बीइंग हो, एक पर्सन हो, और एक आपका एनिमल हो
या नॉन लिविंग थिंग हो, एक ह्यूमन बीइंग हो और एक दूसरा वाला कुछ भी हो, एंड नॉन लिविंग थिंग्स हो या आपका एनिमल हो, तो उसके लिए हम रिलेटिव प्रोनाउन हमेशा दैट का यूज़ करते हैं। अ मैन एंड हिज डॉग दैट आई सॉ यस्टरडे हैव बीन एब्डक्टेड। ठीक है बच्चों, देखिए इसमें भी वही है, इस वर्ब का सब्जेक्ट ही आएगा, इस वर्ब का सब्जेक्ट ही आएगा, ठीक है, और इधर कोई वर्ब है ही नहीं है, ठीक है, और इस वाली वर्ब, अब ये वाली बात आती है, ये वाली वर्ब, इस वर्ब का सब्जेक्ट कहाँ है, बता पाएगा कोई? कोई बता पाएगा? अभी मैंने बताया था कि एक सेंटेंस में जितनी वर्ब होंगी उतने ही सब्जेक्ट होंगे, या फिर दो वर्ब दी हुई हैं तो सब्जेक्ट को एक ही को कंसिडर कर लिया जाता है। अब जैसे ये एक वर्ब है, एक वर्ब ये है, दो वर्ब दी हुई हैं, सब्जेक्ट यहाँ पे कोई और नहीं है, ये है ना, इस वर्ब का सब्जेक्ट ये है। अगर इस वर्ब का सब्जेक्ट हम इन दोनों को लेकर चलते हैं तो ये एब्डक्ट मीन्स होता है किडनैप कर रहा है। अरे भाई ये दोनों किडनैप थोड़ी हैं, इन दोनों को किडनैप किया गया। ध्यान से देखिए, ये पैसिव वॉइस है ना, और पैसिव वॉइस में बाय, अब आप यहाँ पर देख लो, जैसे बाय समवन, तो इस वर्ब का सब्जेक्ट ये होगा, इस वर्ब का सब्जेक्ट ये होगा, है ना। पैसिव में ऐसे होता है कि जो सब्जेक्ट होता है वो लास्ट में लिखा जाता है, इसका मतलब ये पैसिव है ना, तो सब्जेक्ट बाद में आता है। तो इस वर्ब का सब्जेक्ट यहाँ पर दिया नहीं है, ये सब्जेक्ट नहीं है इसका, ना ये है ना ये है, ये ध्यान रखना, ठीक है ना। सेंस भी निकलना चाहिए भाई। एक आदमी और उसके डॉग को, दैट आई सॉ, जो मैंने देखे थे यस्टरडे, कल, हैव बीन एब्डक्टेड, उन दोनों का अपहरण हो गया है, ठीक है, आगे समझ में। अब मैं आपको कुछ एक नई चीज़ बता दूं, जैसे मैंने कई टीचर्स को भी देखा है और कि हु के बाद अगर वर्ब आ जाए तो, जैसे मैं आपको सिंपल से बताऊं कि जैसे शी, आई हैव गिवन अ बुक टू राधा who is preparing for UPSC एग्जामिनेशन। अब आप देख लीजिए क्या होता है, कई बुक्स भी ये बता देती हैं, टीचर्स भी ये कह देते हैं कि हु के अगर सेंटेंस में इस तरफ रिलेटिव प्रोनाउन के बाद में वर्ब दी हुई है तो आप उधर हमेशा हु लगा दो, है ना। ऐसे पढ़ा है राधिका, ऐसे पढ़ा है ना, कि अगर वर्ब दी हुई है रिलेटिव प्रोनाउन, जैसे सपोज एक क्वेश्चन आपका कुछ इस तरह से है ना, यहाँ आपको रिलेटिव प्रोनाउन फिल करना है, तो अगर यहाँ पे वर्ब दी हुई है तो यहाँ पर हु लगा दो। ये याद रखना बच्चों, फॉर्मेट पूरी तरह से गलत होता है, ऐसा कभी नहीं होता, है ना। क्यों नहीं होता वो मैं आपको बताता हूँ। अब देख लीजिए, जैसे मैंने कहा वुमेन came in a woman came in who I think came in, थोड़ा सा ये बढ़ा देता हूँ, with a baby whom I think had swallowed an iron pen। अब इसको आप बता दो मुझे, एरर फाइंडिंग सपोज आपकी ये आ गई स्लैश लगकर, इसको देख लो आप। अ वुमन केम इन विद अ बेबी, एक महिला अंदर आई, एक उसके साथ में एक बच्चा था, बच्चे के साथ, होम आई थिंक, मुझे लगता है, हैड स्वैलोड एन आयरन
पिन, उस बच्चे ने एक आयरन पिन स्वेलो मीन्स निगल दी थी। एक बच्चे ने, उसने जो महिला के साथ आया उसने आयरन पिन निगल दी थी। अब इसमें आप कनेक्टर क्या रिलेटिव प्रोनाउन क्या लगाओगे? याद रखना इनको रिलेटिव प्रोनाउन भी कहते हैं, रिलेटिव क्लॉज भी कहते हैं, ठीक है, ध्यान रखना। रिलेटिव क्लॉज किसी किसी बुक में नाम से दिया जाता है, इसमें चलिए बता दीजिए। अब देखिए, अभी थोड़ी देर पहले मैंने एक छोटी सी बात बताई थी कि एक सेंटेंस में जितनी वर्ब दी हुई है उतने उनके सब्जेक्ट होंगे। जैसे मैं आपको बोलूँ, समझाऊँ यहाँ पर, जैसे राहुल केम एंड मोहन लेफ्ट फ्रॉम हियर। राहुल आया और मोहन यहाँ से चला गया, ठीक है। अब देखिए, एक वर्ब ये है, इस वर्ब का सब्जेक्ट ये हैगा, एक वर्ब ये है, इस वर्ब का सब्जेक्ट ये हैगा, ठीक है। यानी कि एक सेंटेंस में दो वर्ब दी हुई हैं तो दो उनके सब्जेक्ट दिए हुए हैं। अब इसको देखिए, जैसे मोहन केम एंड सैड टू अस। अब इसमें दो वर्ब दी हुई है, एक वर्ब ही है, एक वर्ब। ये वर्ब आपकी मेन वर्ब भी हो सकती है, हेल्पिंग वर्ब भी हो सकती है, या अगर इसमें मेन वर्ब दी हुई है, इनके साथ अगर हेल्पिंग वर्ब होती, हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब दोनों दी होंगी तो उनको एक ही काउंट किया जाएगा, ठीक है ना, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वर्ब ही होगी वो। हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब दोनों एक साथ होंगे तो भी वर्ब है, वर्ब अकेली है, एक्शन वर्ब अकेली है तो भी वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब अकेली है तो भी वो वर्ब है, ठीक है। अब इसमें दो वर्ब दी हुई हैं लेकिन सब्जेक्ट एक ही है। अब इसका मतलब तो ये हो रहा है कि इन दोनों वर्ब का सब्जेक्ट यही है। तो क्या ये पॉसिबल है? देखिए, ये दोनों काम ये डूअर कर सकता है क्या? मोहन केम, ठीक है, मोहन आया एंड सेड और बोला टू अस, हमसे। मोहन आया और हमसे बोला, हाँ ये जो डूअर है, इस दोनों वर्ब का डूअर यही है, ठीक है। अब अपने वाले क्वेश्चन पे आ जाओ। तो आप इसको देख लो, जैसे ये देखिए, ये दिया हुआ है हेल्पिंग वर्ब भी और मेन वर्ब भी। आई हैव गिवन है, सॉरी गिव लिखा है, हेल्पिंग वर्ब भी है और मेन वर्ब भी है, तो इसको हम वर्ब एक ही वर्ब मानेंगे, अलग अलग नहीं मानेंगे वर्ब। इस वर्ब का सब्जेक्ट ये हो गया, ठीक है बच्चों। और कौन सी वर्ब दी हुई है? ये रही एक वर्ब। मैं कौन सा क्वेश्चन कर बैठा ये? अच्छा, यहाँ पे तो हु था, है ना, ठीक है। अब उसको भी देख लेता है। हाँ, अब इस वाले को देख लो, जैसे मैंने बताया ना, हु सब्जेक्ट का काम करता है, तो इस वर्ब का सब्जेक्ट ही हो गया, और ये रही वर्ब, इस वर्ब का सब्जेक्ट ही हो गया, ये भी ठीक है। अब इसको देख लो, ये रही वर्ब, इस वर्ब का सब्जेक्ट ही हो गया, और वर्ब कहाँ दिए हुए? ये रही वर्ब, इस वर्ब का सब्जेक्ट ये हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर ये देखिए, ये चीज़ आ गई, हैड और स्वेलोड, ये भी ये हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब है, लेकिन इसको हम एक ही मानेंगे जैसे इसको माना है वैसे। ये हो गई वर्ब। अब इस वर्ब का सब्जेक्ट कहाँ गया बच्चों? अब इसको देख लो आप, ये हु और हु में बच्चे को कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर इसमें क्या आएगा यहाँ पर। तो मैं वो चीज़ बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि हु एक सब्जेक्ट के रूप में काम करता है, याद रखिए, हु सब्जेक्ट की तरह काम करता है। तो इस वर्ब का सब्जेक्ट ये हो गया, इस वर्ब का सब्जेक्ट ये हो गया। अब ये वर्ब दी हुई है ना, ये एक ही है, ये वर्ब दी हुई है, तो इस वर्ब का भी सब्जेक्ट होगा, और इस वर्ब का जब ये वर्ब है तो इस वर्ब से पहले होता है सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट इससे पहले ही दिया होगा, ठीक है। तो ये यहाँ पर होम नहीं, हु आएगा, ठीक है, हु आएगा इसमें, हुम नहीं आएगा। अब देखिए, वो वाला कॉन्सेप्ट गलत हो गया कि अगर रिलेटिव प्रोनाउन के बाद में हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब दी हो, वर्ब दी हो, कुल मिलाकर वर्ब दी हो, तो हम वहाँ पर आँख मूंझ कर हु लगा दें, गलत हो गया। अब ये देखिए, आई सब्जेक्ट दिया हुआ है, अब दिमाग में बच्चे ने ये सीख लिया, वो ये लगा कर आएगा। तो आपको एक चीज़ मैं बता रहा हूँ कि जब ये कन्फ्यूज हो जाए कि आपका यहाँ हु आएगा या हुम आएगा, तो आप ये वाला कंसेप्ट लगा के देखें, जितनी वर्ब उतनी सब्जेक्ट, खत्म, उससे हो जाएगा आपका हु और हुम, ठीक है। आ गया समझ में? और एक मिनट बेटा, चलो ठीक है। हाँ बिल्कुल, एक सेंटेंस में जितनी वर्ब दी हुई हैं उतने ही उनके सब्जेक्ट होते हैं,
और अगर सब्जेक्ट नहीं है तो फिर अंडरस्टूड होता है कि वो ये देखना होता है कि वो दोनों वर्ब उस सब्जेक्ट के लिए डूअर का काम कर रही हैं या नहीं, वो डूअर बन रहा है उन दोनों वर्ब का या नहीं, ये ध्यान रखना है ना। जैसे मैं आपको एक दो क्वेश्चन और बता दूं, जैसे मैंने लिखा मैनी कंपनीज आर ट्राइंग टू डिजाइन द कंप्यूटर who will not harm the environment. Many companies are trying to design the computer who will not harm the एनवायरमेंट। अब क्वेश्चन का आंसर बता दीजिए ज़रा, सिंपल सा है, बहुत सरल सा क्वेश्चन पूछ लिया है तो मैंने। चलिए ये देख लीजिए, ये हु आ गया आपका, ठीक है। देखो एंटीसीडेंट क्या है, कंप्यूटर। कंप्यूटर क्या है, नॉन लिविंग थिंग्स है। नॉन लिविंग थिंग्स के साथ हु नहीं आता, हु नहीं आता। अब आप यहाँ पर विच भी लगा सकते हो और दैट भी लगा सकते हो, और वो जो वर्ड मैंने आपको अलग से लिखवाए थे वो एक भी वर्ड नहीं दिया हुआ, ठीक है। तो इस कंडीशन में हम यहाँ विच भी लगा सकते हैं और दैट भी लगा सकते हैं, हु नहीं लगा सकते, ठीक है। कंप्यूटर के लिए यूज़ हो रहा है, ठीक है। नोट कर लो फटाफट, सरल सा क्वेश्चन था, नोट कर ले जल्दी। कर लिया? कर ले, जल्दी कर ले। चलो मैं जब तक एक और दूसरा एग्जांपल लिख देता हूँ। He is the teacher whom I know। क्या ये सेंटेंस सही है? ही इज़ द टीचर whom I know, कि यहाँ तक तो बिल्कुल सही है, वह वही टीचर है whom I know, जिन्हें मैं जानता हूँ, ठीक है। अब आगे और बढ़ा देता हूँ मैं, जैसे ही इज़ द टीचर whom I know has helped my son in एग्जामिनेशन। अब इसको देख लो, अब वही वाली कंडीशन देख लो आप, ये वर्ब, इस वर्ब का सब्जेक्ट ये हो गया, ठीक है। ये वर्ब दी हुई है, हालांकि लिंकिंग वर्ब है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लिंकिंग वर्ब दी हुई है, इस वर्ब का सब्जेक्ट ये हो गया, ये दोनों हो गए, वो दोनों हो गए। अब आती है बात, ये रही वर्ब, इस वर्ब का सब्जेक्ट कहाँ गया, इस वर्ब का सब्जेक्ट तो दिया ही नहीं है। अब ये हो नहीं सकता क्योंकि वर्ब के बाद सब्जेक्ट लिखा नहीं जाता है ना, सेंटेंस एफर्मेटिव है, ये हो नहीं सकता माय सन, हालांकि ये भी नाउन है, हो सकता है ये, लेकिन ये वर्ब के बाद आ रहा है, वर्ब के बाद तो लिखा नहीं जाएगा, वर्ब के पहले लिखा जाएगा सब्जेक्ट। तो फिर अब ये यहाँ पर हुम नहीं हु हो जाएगा। ही इज़ द टीचर हु आई नो हैज़ हेल्प्ड माई सन इन एग्जामिनेशन, ठीक है। अब आती है हमें बस ये भी देखना होता है कि ये जो वर्ब है, ये जो हु बन रहा है, क्या इसके लिए डूअर का काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, ये भी देख लेना होता है। ही इज़ अ टीचर, वह वही टीचर है, हु आई नो, जिन्हें मैं जानता हूँ, हैज़ हेल्प माई, जिसने मेरे बेटे की एग्ज़ाम में मदद की है। आप इसको ऐसे कर सकते हो, इस वाले वर्ड को हटा दो आप यहाँ से, आपको अपने आप समझ में आ जाएगा। ही इज़ द टीचर हु हैज़ हेल्प्ड माई सन इन एग्जामिनेशन, बन गया वो, कि क्या है, ये तो अपने आप में एक क्लॉज समझ लो, छोटी सी एडजेक्टिव क्लॉज अपने आप में, ठीक है। प्रिंसिपल
प्रिंसिपल क्लॉज है, अपने आप में वो कंफ्यूज करने के लिए ऐसे बीच में डाल देते हैं। वो वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पर मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि वो कॉन्सेप्ट गलत हो जाता है कि हु के बाद हमेशा वर्ब आती है, ये नहीं होता। हु के बाद यहाँ पर ये सब्जेक्ट आ रहा है, ठीक है ना, ये भी चीज़ ध्यान रखनी होती है। नोट कर ले फटाफट। नीचे वाला कर लिया, चलो मिटा दूँ। देखिए एक क्वेश्चन और देख लीजिए ज़रा, है ना, बढ़िया सा क्वेश्चन है। द लीडर, कुछ कभी कभी इस तरह के भी क्वेश्चन होते हैं। द लीडर, अरे यार मार कर एक सही काम नहीं कर रहा। ये दोनों ठीक है, देखते हैं अभी इसको। चलो, द लीडर हैज़ appealed for the donation to the voters who will be helpful in expenses of the election। चलिए, the leader has appealed for the donations to the voters who will be helpful in expenses of election। इस क्वेश्चन को करिए आप, थोड़ा जल्दी करें। चलिए मैं डायरेक्टली बता देता हूँ। ये हमारा रिलेटिव प्रोनाउन। अब आप ध्यान से देखिएगा, रिलेटिव प्रोनाउन के ठीक पहले क्या रहा है, वोटर्स। वोटर्स को हिंदी में क्या बोलते हैं, मतदाता। आप, हम लोग मतदाता, ठीक है। 18 साल के हो गए, चलिए। हु से पहले क्या आ रहा है, नाउन आ रहा है, एंटीसीडेंट है ये इसका। वोटर्स यानी कि नागरिक होंगे भाई, है ना, तो उसके लिए तो ये हु सही है। लेकिन यहाँ तक तो देख रहे हैं, इसको तो सही लग रहा है। अब आगे देखो, विल बी हेल्पफुल, ये भी ठीक है। सहायक होंगे, सहायक होगा, क्या सहायक होंगे, इन एक्सपेंसेस ऑफ इलेक्शन, इलेक्शन के खर्चे में सहायक होंगे। अरे भाई, लीडर लोग अगर इलेक्शन लड़ रहे हैं तो हम खर्चा क्यों करेंगे भाई, है ना। तो इसको ध्यान से देख लीजिए आप। मैंने आपको बोला था एंटीसीडेंट आता है। अब ये एंटीसीडेंट इसका ये नहीं है, इसका एंटीसीडेंट ये डोनेशन है, ठीक है। अब आपको लग रहा होगा ये सही है, लग रहा है ना सही, क्योंकि आपके एंटीसीडेंट के अकॉर्डिंग तो आपको ये वोटर्स लग रहा है। लेकिन ये वोटर्स इसका एंटीसीडेंट नहीं है, इसका एंटीसीडेंट है ये वाला नाउन। नाउन ये भी है और ये भी है, ये बात आप ध्यान से समझना जो मैं बताने जा रहा हूँ। ये नाउन है और ये एक नाउन फ्रेजेस है। नाउन फ्रेजेस वाला जो मैंने आपको बताया ना, फ्रेजेस वाला वीडियो बनाया, उसको देख सकते हैं ऑनलाइन वाले बच्चे उसको देख सकते हैं जो नाउन फ्रेज को नहीं जानते हैं, है ना। उसमें नाउन फ्रेज को मैंने अलग से एक्सप्लेन किया हुआ है, ठीक है, ये वही है। तो नाउन फ्रेज जनरली मैं यहाँ बता दूँ कि एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन होती है एक, है ना, आगे नाउन, उस नाउन के बारे में दी गई जानकारी। द डोनेशंस टू द वोटर्स, वो डोनेशंस किससे लेने की बात कर रहा है, इन वोटर्स से। वो तो एक लीडर है, उसने अपील की है, काय की अपील की है, डोनेशन की, उसको एक दान दिया जाए, ऐसी उसने अपील की है। किससे की है, वोटर्स से। दैट विल बी हेल्पफुल, जो सहायक होगा उसके इलेक्शन के खर्चे में, ठीक है। तो ये यहाँ पर आकर गड़बड़ कर रहा है। वैसे अगर इसको यहाँ तक देखें तो लगभग सही भी लग रहा है, लेकिन इस वाली चीज़ को देखें हम, उससे ये क्लियर हो रहा है कि यहाँ पर हु नहीं आएगा। या तो यहाँ पर आप विच लगा दीजिए या फिर आप यहाँ पर दैट लगा दीजिए। अब यहाँ पर हु नहीं आएगा क्योंकि इसका एंटीसीडेंट वोटर्स ना होकर डोनेशन है और ये इसकी
एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, यानी कि ये इसका नाउन फ्रेज है, इसलिए इसके साथ हम हु का यूज़ नहीं कर सकते। हम यहाँ पर हु, विच का या दैट का, यहाँ विच का भी यूज़ कर सकते हो आप, विच विल बी हेल्पफुल या दैट विल बी हेल्पफुल इन एक्सपेंसेस ऑफ द इलेक्शन। ठीक है बच्चों, आया समझ में? आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा, मैंने समझाने की कोशिश की है। और जो भी ऑनलाइन वाले बच्चे हैं जिनको समझ में नहीं आ पाया है वो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं कि सर ये चीज़ समझ में नहीं आई है, मैं पूरी कोशिश करूँगा। और प्रोनाउन का चैप्टर में एक एक करके सारे प्रोनाउन लेकर आऊँगा। रिलेटिव प्रोनाउन एक्चुअली में इम्पॉर्टेंट होता है सभी स्टूडेंट्स के लिए, तो इसमें सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इसी से बनते हैं, तो वही बताने की मैंने कोशिश की है। ठीक है, तो रिलेटिव प्रोनाउन, हालांकि इसमें अभी इसका सेकंड पार्ट भी मैं बनाऊंगा। अभी मैंने सिर्फ आपको हु विच दैट केवल 3 पार्ट बनाए हैं, अभी इसके आगे वाले जो सेकंड पार्ट है वो भी मैं बनाऊंगा, क्योंकि अब वीडियो बहुत लंबी हो रही है और क्लास का भी टाइम हो गया है, तो मैं नहीं चाह रहा कि ये लंबा खींचे। ठीक है, दैट्स एनफ फॉर टुडे।